नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक अभिनंदन है बिब्लो फाइल के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं दिनकर राणा हर सुबह की तरह आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की शुरुआत करते हैं सुर्खियों से। आइए। केंद्र सरकार ने पहाड़ों का गौरव अभियान के तहत पूर्वोत्तर में 17,620 करोड़ रुपए का निवेश किया है। पूर्वोत्तर में अरुणाचल प्रदेश को सबसे अधिक 4,900 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। 4,900 करोड़ रुपए सर्वाधिक आवंटित किए हैं। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। नवीन एवं नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान योजना के अंतर्गत परियोजनाओं के पूर्ण होने की समय सीमा को 31 मार्च 2027 तक बढ़ा दिया गया है। ये बात ध्यान रखना। पीएम कुसुम स्कीम के हाल ही में IRDA ने IND-AS पर आधारित वित्तीय रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क प्रारंभ किया है। 1 अप्रैल को भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना दिवस मनाया गया। इसकी स्थापना अप्रैल 1935 में की गई थी। ठीक है, ये बात मैं कई बार आपसे डिस्कस भी कर चुका हूं। हाल ही में चर्चा में रही न्यूसैकल डिजीज मुर्गी पालन को प्रभावित किया है। किसको किया है? मुर्गी पालन जो करते हैं उनको सबसे ज़्यादा प्रभावित इन्होंने किया है। इसरो ने गगनयान मिशन के तहत लद्दाख में मिशन मित्र शुरू किया है। भारत के गगनयान मिशन के तहत लद्दाख के बेहद कठिन परिस्थितियों में एक अनोखा प्रयोग शुरू किया गया है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखिएगा। 1 अप्रैल 2026 से भारत में E20 यानी पेट्रोल को अनिवार्य कर दिया गया है। इथेनॉल, अब सभी पेट्रोल पंप पर 20% इथेनॉल और 80% पेट्रोल का मिश्रण ही मिलेगा। दक्षिण अफ्रीका के बल्लेबाज रासी वान डेर डुशेन ने 1 साल केंद्रीय अनुबंध में जगह नहीं मिलने के बाद गुरुवार को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। यमहा म्यूजिक इंडिया ने अकादमी पुरस्कार विजेता संगीतकार AR रहमान को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। किसने किया है? यमहा ने किया है। हाल ही में केंद्र सरकार ने पहाड़ों का गौरव योजना के तहत किसे सर्वाधिक बजट का आवंटन किया है? देखिए, केंद्र सरकार ने गौरव बजट योजना प्रारंभ की है। केंद्र सरकार ने ठीक है, केंद्र सरकार ने पहाड़ों का गौरव एक योजना प्रारंभ की है। योजना का नाम क्या है बच्चों? पहाड़ों का गौरव। पहाड़ों का गौरव एक योजना प्रारंभ की है। इसके माध्यम से क्या होगा? जो पहाड़ी प्रदेश हैं, ईस्ट इंडिया की तरफ जो पहाड़ी प्रदेश हैं, पहाड़ी क्षेत्रों के जीवन को सुखमय करना, पहाड़ी क्षेत्रों के जीवन को सही करना। ठीक है, सही से मेरा मतलब क्या है? उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करना। वित्तीय सहायता ऐसे नहीं होगी डायरेक्ट पैसा दिया जाएगा, उनके लिए योजनाओं का प्रारंभ किया जाएगा। क्या किया जाएगा? योजनाएं बनाई जाएंगी। योजना बनाई जाएंगी। ट्रांसपोर्ट सिस्टम को सही किया जाएगा। ट्रांसपोर्ट सिस्टम को सही किया जाएगा। ट्रांसपोर्ट सिस्टम को सही किया जाएगा जिससे कि उनको आवाजाही में कोई दिक्कत नहीं हो। दूसरा, इसका इम्पैक्ट क्या होगा? यहाँ के डेवलपमेंट में काफ़ी योगदान होगा। इसके विकास में, डेवलपमेंट में योगदान होगा। उसके लिए ठीक है ना, एक गौरव योजना ये प्रारंभ किया पहाड़ी क्षेत्रों के लिए। इसमें ईस्ट जो इंडिया के राज्य हैं उनमें सबसे ज़्यादा जो पैसा दिया गया है वो अरुणाचल प्रदेश को दिया गया है। किसको दिया गया है? अरुणाचल प्रदेश को सर्वाधिक पैसा दिया गया। ये हमसे पूछा जा रहा है कि सर्वाधिक रुपए आवंटित किसको किए हैं? सर्वाधिक रुपए किसको किए हैं? तो सर्वाधिक रुपए जो किए हैं अरुणाचल प्रदेश को किए हैं। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। अरुणाचल प्रदेश भारत का सबसे पूर्वोत्तर राज्य है और सबसे पहले सूर्य उदय कहाँ से होता है? यहीं से होता है सूर्य उदय। और पूर्वोत्तर राज्य है, सूर्य उदय कहाँ से होता है? अरुणाचल प्रदेश से होता है। और अरुणाचल प्रदेश से ही ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। ब्रह्मपुत्र नदी प्रवेश करती है। ये बात भी अपने को यहाँ से याद रखनी है। ठीक है, तो आंसर क्या रहेगा हमारा? अरुणाचल प्रदेश। आगे बढ़ते हैं, योजना का अवलोकन करते हैं। योजना का नाम क्या है बच्चों? पहाड़ों का गौरव। ठीक है, ये अभी मैंने हाल ही में आपसे चर्चा की। संचालन केंद्र सरकार के द्वारा जी किया जाएगा। वित्तीय वर्ष रहेगा 26-27। यह योजना 9 हिमालय राज्यों के लिए है और 25,000 करोड़ रुपए का कुल आवंटन किया गया, जिसमें सर्वाधिक आवंटन जो किया गया है सर्वाधिक आवंटन जो किया गया है वो किसके लिए किया गया है? तो सर्वाधिक आवंटन किया गया है अरुणाचल प्रदेश के लिए।
ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चुनौतियों, इस योजना का मुख्य फोकस पहाड़ी क्षेत्रों की बुनियादी ढांचों को चुनौतियों को हल करना है। ठीक है, फोकस क्या है? पहाड़ी क्षेत्र। ठीक है, याद रखने वाली पॉइंट है, जिसमें इंटरनेट, परिवहन जैसे ट्रांसपोर्ट जैसी चीज़ों को डेवलप करना है। कुल बजट में सबसे बड़ा हिस्सा अरुणाचल प्रदेश का, लगभग 4900 करोड़ रुपए। चलो आगे बढ़ते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने पीएम कुसुम प्रोजेक्ट की समय सीमा को मार्च 2027 तक विस्तार किया है। इस योजना का संबंध किससे है? ठीक है, पीएम कुसुम योजना, प्रधानमंत्री कुसुम योजना। ठीक है, इस योजना को मार्च 2027 तक बढ़ा दिया गया है। कब तक बढ़ा दिया गया है? मार्च 2027 तक इसको बढ़ा दिया गया है। ये बात भी अपने को यहाँ से याद रखनी है। ठीक है, और ये किस मंत्रालय से ज़्यादातर संबंधित है? तो ये संबंध है कृषि क्षेत्र में सौर ऊर्जा को बढ़ाना देना। कृषि क्षेत्र में इस योजना का संबंध किससे? कृषि क्षेत्र में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना। ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखना है। बात समझ में आई कि नहीं है? ठीक है, आओ आगे बढ़ते हैं। पूर्ण रूप है किसान ऊर्जा सुरक्षा उत्थान महाअभियान। ठीक है ना, ये बात आप लोग यहां से ध्यान में रखिएगा। शुरुआत इसकी 2019 में हुई थी। पीएम कुसुम योजना की जो शुरुआत होती है, पीएम कुसुम योजना का प्रारंभ कब हुआ था? 2019 में किया गया था। इसकी समय सीमा मार्च 2026 से बढ़ाकर मार्च 2027 कर दी गई है। ठीक है, नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय संबंधित इसका मंत्रालय। मुख्य लक्ष्य क्या है? किसानों को सौर पंप सेट प्रदान करना और 34,800 MW और ऊर्जा जोड़ने का लक्ष्य प्राप्त करना है। ठीक है, अब इसमें सब्सिडी का क्या प्रोसेस रहता है मैं बता देता हूँ। 30% केंद्र सरकार देती है और 30% देती है राज्य सरकार, और 40% किसान को जुटाना पड़ता है। ठीक है ना, आप 1 लाख रुपए लगा रहे हैं तो 60,000 सरकार की तरफ से मिल जाएगा, राज्य सरकार और केंद्र सरकार की तरफ से, और 40,000 आपको खुद से पैसे लगाने होंगे। उर्वरक, फर्टिलाइजर के मामले में भारत की वैश्विक रैंकिंग, उत्पादन में भारत दुनिया में 3rd स्थान पर आता है, और दूसरे स्थान पर क्या आता है? उपभोग करने में। उत्पादन करने में हम 3रे स्थान पर, उपभोग करने पर अपन 2रे स्थान पर है। हाल ही में इंड एज पर आधारित वित्तीय रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क किसने प्रारंभ किया है? ठीक है ना, INDS। ठीक है ना, रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क किसने प्रारंभ किया? ये फ्रेमवर्क प्रारंभ किया है ठीक, किसने किया है? IRDA ने किया है। किसने किया? RADIA ने किया है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखना। बात समझ में आई कि नहीं है? ये बात आपने को यहाँ से याद रखनी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आइए, एज का अर्थ है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ठीक है ना, एज का अर्थ क्या है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। ठीक है, लागू होने की तिथि है 1 अप्रैल 2027 से। भारतीय लेखा मानक को सभी बीमा कंपनियों पर वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए लागू कर दिया जाता है। ठीक है ना, एज का मतलब क्या होता है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। कॉमर्स के विद्यार्थी ज़्यादा बेटर आप समझ पाएंगे। पूर्ण रूप क्या होता है? इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, IRDA। आई की फुल फॉर्म होती है। इसकी स्थापना 1999 में हुई थी। IRDA की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? ठीक है, वो हुई थी 1999 के अंदर। स्टेटस क्या है? 2000 है। मुख्यालय कहाँ है इसका? हैदराबाद है। IRDA का मुख्यालय कहाँ पर है? ये आप याद रख लीजिएगा कि IRDA का मुख्यालय है, हेडक्वार्टर हैदराबाद। ये बात भी अपने को यहाँ से याद रखनी है। ठीक है, परीक्षाओं की सबसे पूछी जाने वाली सबसे ज़्यादा समिति कौन सी है? जैसे कि बीमा क्षेत्र से मल्होत्रा समिति है। ठीक है, बीमा से रिलेटेड जो है वो कौन सी है? मल्होत्रा समिति है। बीमा से रिलेटेड कौन सी समिति है? बीमा समिति है। और बैंकिंग से कौन सी है? नरसिम्हन समिति। ये दोनों के दोनों एग्जाम में कई बार पूछी गई हैं कि बैंकिंग से रिलेटेड कौन सी है? तो नरसिम्हा समिति है। बैंकिंग से संबंधित कौन सी है? तो ये नरसिम्हन समिति है। ठीक है, मल्होत्रा समिति किससे है? तो ये बीमा से संबंधित है। और बीमा का रेगुलेटिंग कौन करता है? IRDAI करता है। और बैंकिंग का रेगुलेटिंग कौन करता है? तो RBI करता है। ये बात भी अपने को यहाँ से याद रखनी है। चलो आगे बढ़ते हैं, ये अपन कर चुके हैं, आगे बढ़ें। हाल ही में 1 अप्रैल को RBI स्थापना दिवस मनाया गया। RBI की गठन की सिफारिश किसने की थी? मतलब किस आयोग ने की थी? ठीक है ना, 1 अप्रैल 1935 RBI की स्थापना होती है।
आरबीआई की स्थापना होती है। ठीक है, आरबीआई की स्थापना। ठीक है, अब इसका 1937 में 1937 में क्या होता है, इसका हेडक्वार्टर चेंज होता है। हेडक्वार्टर चेंज कहां से, कोलकाता से मुंबई होता है। ये बात अपने को यहां से याद रखनी है। ठीक है, 1949 को क्या होता है, इसका राष्ट्रीयकरण किया जाता है। इसका क्या किया जाता है, राष्ट्रीयकरण किया जाता है। राष्ट्रीयकरण किया जाता है, नेशनलाइजेशन किया जाता है किसका, 1949 में आरबीआई का। ठीक है, और जिसकी पूछा गया जिस आयोग के बारे में, वो हिल्टन आयोग था। किस आयोग के सहयोग से हुआ था, हिल्टन आयोग के सहयोग से ये हुआ था। ये बात आप लोग यहां से ध्यान में याद रखने को यहां से रखनी है। देखो ये रहा हिल्टन आयोग। ठीक है, ऑस्वन स्मिथ इसके पहले गवर्नर होते हैं, और पहले गवर्नर थे, और पहले भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख, पहले भारतीय। ठीक है ना, अभी कौन है, संजीव मल्होत्रा जी हैं अभी। ठीक है, ली आयोग यूपीएससी से संबंधित है। ली आयोग किससे है, यूपीएससी से संबंधित है। ठीक है, ये बात आप लोग यहाँ से सारी बातें यहाँ से याद रखनी है। हिल्टन यंग समिति जिसे शाही आयोग भी कहा जाता था, इसकी स्थापना से होता। आरबीआई एक्ट 1934 था, स्थापना 1935, राष्ट्रीयकरण 1949, मुख्यालय 1937 में कहाँ से कहाँ, कोलकाता से कहाँ से ट्रांसफ़र किया गया था, तो मुंबई ट्रांसफ़र किया गया था। ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, एक नेतृत्व था, एक गवर्नर, 4 डिप्टी गवर्नर थे। ठीक है, पहले सर ऑसवन स्मिथ थे, भारतीय गवर्नर के तौर पर सीडी देशमुख है, अभी कौन है, संजय मल्होत्रा जी हैं। ठीक है, और इसमें लोगो है ताड़ का वृक्ष, रॉयल बंगाल टाइगर। ये अपन डिस्कस सारी चीज़ें कर चुके हैं। ली आयोग संबंधित है यूपीएससी से। ठीक है जी। उत्कल दिवस 1 अप्रैल को ओडिशा स्थापना दिवस भी मनाया जाता है। 1 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, उत्कल दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है, और 1 अप्रैल 1936 को क्या हुआ था, गठन हुआ था। और ये किससे अलग हुआ था, तो बिहार से अलग होकर ओडिशा बना था। ओडिशा के तट पर उत्कल तट या कलिंग कहा जाता है। कलिंग का युद्ध कब हुआ था, तो 261 ईसा पूर्व हुआ था। 261 ईसा पूर्व होता है। ये बात भी अपने को यहाँ से ध्यान रखना, कलिंग और अशोक के मध्य ये युद्ध होता है। ठीक है, ये बात भी अपने को यहाँ से याद रखनी है। हाल ही में चर्चा में रहा न्यूकैसल डिजीज ने किसे को प्रभावित किया है, तो न्यूकैसल डिजीज ने किसे प्रभावित किया सर्वाधिक, तो सर्वाधिक प्रभावित किया है मुर्गी पालन को। न्यूकैसल डिजीज ने सर्वाधिक जो प्रभावित किया है, डिजीज ने किसको प्रभावित किया सर्वाधिक प्रभावित किया है मुर्गी पालन को। ये बात आप लोग यहां से ध्यान में रखिएगा। प्रभावित यूरोप क्षेत्र सबसे ज़्यादा यूरोप हुआ है। इस बीमारी ने सबसे ज़्यादा पोलैंड के पोल्ट्री फार्मर्स को सबसे ज़्यादा किया है। ठीक है, कहाँ पर, पोलैंड के। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी। यह एक संक्रामक इन्फेक्शन है जिसमें मुर्गियों की सांस लेने में तकलीफ होती है। इसे पूरी तरह खाद्य श्रृंखला से प्रभावित हो रही है। ठीक है, ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। सेरिकल्चर जो होता है वो किसका अध्ययन होता है, वो रेशम कीट का अध्ययन होता है। ये स्टार बना के कर लो सारे बोलो के। ठीक है, विटीकल्चर किसका होता है, अंगूर का होता है। वर्मी कल्चर केंचुओं का होता है। एपीकल्चर मधुमक्खी पालन होता है। ये बात भी अपने को यहाँ से याद रखनी है। हाल ही में इसरो में गगनयान मिशन के तहत मिशन मित्र कहाँ शुरू किया गया है, मिशन मित्र। ठीक है, ये ऐसे क्षेत्र में किया गया है जिसको डेवलप करना है हमें। इसरो ने गगनयान प्रारंभ किया है। ठीक है, इसरो सबसे पहले एक बार, इसरो भारत की स्पेस एजेंसी है। भारत की स्पेस एजेंसी है, इसरो के गगनयान। ठीक है, कहाँ पे क्या है तहत ये मिशन मित्र लॉन्च किया है। क्या लॉन्च किया है, मिशन मित्र। कहाँ लॉन्च किया है, तो ये किया है लद्दाख में किया है। लद्दाख के लोगों को इससे बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। कहाँ किया गया है प्रारंभ, ये लद्दाख में प्रारंभ किया गया है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। स्थान ये लेह लद्दाख में आयोजित हो रहा है। गगनयान की क्रू टीम की शारीरिक मनोवैज्ञानिक जांच हो चुकी है। पूर्ण रूप क्या है मित्र का, मैपिंग ऑफ इंटरप्रेवल ट्रांजिट एंड रिस्पॉन्स असेसमेंट। ठीक है,
अब ये छोटी सी जानकारी और रखनी है आपको, लद्दाख में कम ऑक्सीजन और अधिक ऊंचाई होती है जिससे हाइपोक्सिया की स्थिति बन जाती है, ठीक है ना। ये कहाँ पे बनती है? लद्दाख में सिचुएशन बन जाती है। कहाँ बनती है सिचुएशन? तो ये लद्दाख में बन जाती है। अंतरिक्ष सिमुलेशन, ये परिस्थितियाँ बिल्कुल अंतरिक्ष के समान ही होती हैं, ये बात ध्यान में रखनी है। होप मिशन, शिक्षक ने एक और प्रोजेक्ट होप मिशन का उल्लेख किया है जिसका उद्देश्य भी पृथ्वी पर आंतरिक समान परिस्थितियों को उत्पन्न करना है, ठीक है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में 1 अप्रैल 2026 से राष्ट्रव्यापी E20 पेट्रोल शुरुआत हुई है। E20 के तहत पेट्रोल में 20% किसे शामिल किया गया है, ठीक है। तो ये किया गया जैसे कि आप पहले ही घोषणा हो चुकी थी, राष्ट्रव्यापी स्तर पर पेट्रोल की शुरुआत E20 की मिलावट प्रारंभ कर दी है। E20 से मतलब है इथेनॉल। जो पेट्रोल आप ले रहे हो उसमें 20% इथेनॉल आएगा और 80% आएगा पेट्रोल, ठीक है। इससे ना लोगों की जेबों में फर्क पड़ेगा। रीजन क्या पड़ेगा कि पहले जो आपकी बाइक एवरेज देती थी, पहले जो गाड़ी आपकी एवरेज दे रही थी, सपोज करो 60 या 50 का दे रही, वो एवरेज में कमी आ जाएगी। तो डेफिनेटली जेब पे, एक आम नागरिक की जेब पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ने वाला है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। तो किसकी मिलावट होगी बच्चों? एथेनॉल की मिलावट इसमें पेट्रोल में होने वाली है। मिश्रण क्या? E20 का अर्थ है पेट्रोल में 20% एथेनॉल होगा। अनिवार्यता है, ये आवश्यक तौर पर किया गया है, ठीक है। अपनी तेल की घरेलू आवश्यकताओं का 85% आयात करता है, E20 पर निर्भरता को कम करेगा, ठीक है ना। ये हम लोग क्या करते हैं, जितने भारत देश में पेट्रोल यूज किया जाता है उसका 85% हम बाहर से आयात करते हैं। बायोफ्यूल, एथेनॉल एक बायोफ्यूल है जो मुख्य रूप से गन्ना और मक्का से प्राप्त होता है, ठीक है। बायोफ्यूल, ये ध्यान रखना। ऑक्टेन नंबर, पेट्रोल की शुद्धता ऑक्टेन नंबर से मापी जाती है। जो E20 एथेनॉल अराउंड 95 मानक का पालन करेगा। पेट्रोल खपत में विदेशी मुद्रा की बचत होगी। प्रदूषण में कमी होगी, जीवाश्म ईंधन की तुलना में अधिक स्वच्छ जलता है। किसानों की आय, गन्ना और मक्का उगाने वाले किसानों की आय में भी वृद्धि होगी, ठीक है। पुराने इंजन, ये पुराने वाहनों के इंजन के लिए अनुकूल नहीं है, उन्हें नुकसान पहुंच सकता है। ईंधन क्षमता, वाहनों का एवरेज का माइलेज थोड़ा कम हो जाएगा, इसी को मैं अभी आपसे बता रहा था, ठीक है। ये बात भी अपने को यहाँ से याद रखनी है। हाल ही में किस देश के खिलाड़ी रैशी वैन डेर डुशेन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? आप इन्हें जानते होंगे, ठीक है। रैशी वैन डेर डुशेन, ठीक है। ये रहने वाले हैं साउथ अफ्रीका के। कहाँ के हैं खिलाड़ी? साउथ अफ्रीका के। इन्होंने हाल ही में रिटायरमेंट की घोषणा की है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखिएगा। साउथ अफ्रीका, ठीक है। साउथ अफ्रीका की 2 चीज़ आपको याद रखनी है। एक T20 वर्ल्ड कप, 2024 के T20 वर्ल्ड कप में भारत ने किसको हराया था? साउथ अफ्रीकन टीम को ही हराया था। ये बात अपने को यहाँ से याद रखनी है। 2026 के T20 वर्ल्ड कप भारत ने एकमात्र मैच हारा था साउथ अफ्रीका से ही। ये बात ही अपने को यहाँ से याद रखनी है। रैशी वैन डुशेन साउथ अफ्रीका से हैं। वे दक्षिण अफ्रीका के सबसे भरोसेमंद व्हाइट बॉल क्रिकेटर रहे हैं, ठीक है। 29 साल की जिम्बाब्वे में T20 में उन्होंने क्या किया था? डेब्यू किया था। ये बात अपने को यहाँ से याद रखनी है। हाल ही में यामाहा म्यूजिक इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? यामाहा म्यूजिक, ठीक है, ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। किसे बनाया गया? तो बनाया गया A.R. रहमान को। A.R. रहमान, ये नोवेल क्या, ऑस्कर, भारत के ऑस्कर विजेता है। भारत के क्या है? ऑस्कर विजेता है A.R. रहमान जी। आओ बात करते हैं, ठीक है। अब किस किस के कौन कौन ब्रांड एम्बेसडर बने वो भी ध्यान रखना। भीम ऐप के महेंद्र सिंह धोनी हैं। सिटी यूनियन बैंक के रविंद्र जडेजा हैं, ठीक है। यूनिकोलो के जसप्रीत बुमराह हैं। और SBI के कौन हैं? पंकज त्रिपाठी जी हैं। ये बात भी अपने को यहाँ से ध्यान रखनी है। मेविलाइन न्यूयॉर्क के कौन हैं? कियारा आडवाणी हैं। बजाज पुणे ग्रांड टूर 2026 के भी महेंद्र सिंह धोनी हैं, ठीक है। और न्यू बैलेंस के कौन बने हैं? जाह्नवी कपूर बनी हैं। और प्रदीप फॉस्फेट के कौन बने हैं? राहुल द्रविड़ बने हैं। तो ये सारे ब्रांड एम्बेसडर हमें यहाँ से याद रखना है। वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। सारी जानकारी आपको टेलीग्राम पर मिलने वाली है। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।